जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत 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 है आप सभी का। कैसा हो रहा है रेड रेड सफेद? तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे, आ जाओ फटाफट। ये है पेडागोजी महा मैराथन, एक क्लास में खत्म करेंगे, थोड़ी बड़ी क्लास लेके चलेंगे। बीच में अभी मेरी बेटा ऑफलाइन क्लास होती तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो रहा था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर रेडी हो, करे शुरू? डन। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। राधे राधे, वी आर वेटिंग, है ना। चलो अब शुरू करेंगे। यस। आवाज साउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा ताकि फिर क्लास को और बेहतर तरीके से कर पाएं। तो भाई चलो पहले क्लास सवाल के साथ, पेडागोजी मैराथन का मतलब क्या है पहले मैं समझा दूं। आज की क्लास में ये जो क्लास है ये रखने का इसका पर्पस क्या था। एक तो हैप्पी भाई मैरी क्रिसमस सब लोगों को भाई इतना। और उसके बाद दूसरा ये भी रीजन था कि आज ना क्योंकि पेडागोजी स्पेशल होगा। और जो पेडागोजी स्पेशल होगा इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, 90 मार्क्स आपको समझो। हम अगर इसमें लेके चले तो इसमें सीडीपी भी कवर होती है, हिंदी भी कवर होती है, मैथ भी। बट आज मैं पेडागोजी स्पेशल के साथ क्या कर रहे हो? एक बार रुको यार, थोड़ा सा सही कर लें। हाँ, आज की क्लास में पेडागोजी स्पेशल होगा थोड़ा सा। कैमरा खराब है क्या ये? बड़ा ब्लैक हो गया अब तो ये सवाल नहीं दिखेगा। चले, बस छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पेडागोजी मतलब यहाँ, तो देखो पेडागोजी में आप जिसे टैग वर्ड बोल देते हो, तो टैग वर्ड वैसे तो ये वर्ड ही गलत है क्योंकि टैग वर्ड कुछ वर्ड नहीं होता, है ना। आप फिर भी हैं तो कोई बात नहीं, अब आने लगा तो वैसे भी नॉर्मली होता है कि जो है ना कीवर्ड होते हैं। अब जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं इस तरीके से कि जो मेजर की है, जो मेजर उसकी कुंजी है, जो मेजर उसकी चाबी है, वो कैसे करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास के साथ और ये रहा आपका आज का क्लास। तो ध्यान से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव सबके साथ। बाकी आपके सामने जो सीटेड ब्रह्मास्त्र किताब जिसमें सीडीपी भी है और साथ साथ में सब्जेक्ट पेडागोजी, ये स्पेशल है, आप इसके रिव्यू पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जिनके पास अब तक होगी वो इसे बता सकते हैं कि किताब कितने बेहतर तरीके से आपके एग्जाम के लिए लिखी गई थी, है ना, लिखी गई है। पहले सवाल के साथ आएंगे। आपको बताना है कि यहाँ पर डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित नहीं। अब देखो ये सवाल ऐसा है स्टर्नबर्ग के बुद्धि के साथ। स्टर्नबर्ग का नया सवाल मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ कि स्टर्नबर्ग के जो बुद्धि के साथ आया था, नया था। तो आपने अगर बुद्धि में देखा होगा तो बुद्धि में ना हमारे पास ना गार्डनर की ही थ्योरी आती है, गार्डनर। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ था और मेरे बच्चे अगर इसे याद नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि स्टर्नबर्ग साहब के बारे में क्या करते हैं। ठीक है जी, तुलसी विवाह है, उसको भी आ जाओ, मुबारक है, अब तुम पढ़ लो। तुम्हारा विवाह बाद में होगा। तुलसी विवाह की कौन शुभकामनाएं देता है मेरे यार। कुछ भी विशेष मांग लेते हो मेरे से। चलो पढ़ने में ध्यान दो, आ जाओ, सब शुभकामनाएं हैं। रेडी? चलो आ जाओ आ जाओ। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो मेरे बच्चे याद रखना, इन्होंने क्या किया, स्टर्नबर्ग का जो ट्रायर्किक थ्योरी था उसने कहा कि एक में कौन सा नहीं। तो सवाल नंबर एक में जो देखो याद रख, उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मली से उन्होंने कैप मॉडल बोला था। क्या बोला था? कैप मॉडल बोला था। और कैप मॉडल जब बोला था उन्होंने कंपोनेंटल बोला, एनालिटिकल बोला, प्रैक्टिकल बोला, बट उन्होंने सोशल नहीं बोला। अब तुम सोचोगे कि सोशल किसने बोला, तो सोशल जो बोला था थॉर्नडाइक ने बोला था। किसने बोला था? सोशल क्या है? थॉर्नडाइक। एक बात याद रखना, बुद्धि के सामाजिक सिद्धांत के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बुद्धि का जो सामाजिक सिद्धांत है उस पर बात करने वाला जो था वो क्या था? थॉर्नडाइक था। तो इस सवाल के साथ अगर आप जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो सवाल का जवाब होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर। अब मेरे बच्चे मैसेज छोड़ो, पढ़ने में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे आने से पहले ये देखो, अब ये जो कॉन्टेक्सचुअल हुआ है इसको क्या समझा जाता है, इसके पर्सपेक्टिव देखो। कैप जो मॉडल था वो क्या है? कैप का दो मेथड। हम यहाँ पर देखो, एक क्या है? कंपोनेंटल हो गया, एक आपके सामने क्या हो गया यहाँ पर? क्रिएट एक्सपीरियंशियल हो गया एक। इसीलिए कैप मॉडल क्या है? प्रैक्टिकल आ गया, क्रिएटिव आ गया, एनालिटिकल आ गया। तो इसमें बस इतना ही समझना था कि कोई भी चीज जब कंपोनेंट है तो इसका मतलब उससे अमूर्त रूप से सूचने वाली भाई क्या क्या उसके साथ हो सकता है, उसमें कुछ नया आप क्या कर सकते हैं और उसे क्या आकार दे सकते हैं, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए उसकी की जो कॉन्टेक्स्ट है उसका की जान सकते हैं। तो याद रखना इस थ्योरी में आप तीन चीजों को रखते हैं क्योंकि एग्जाम में आएगी नहीं, इससे रिलेटेड मैंने आपको बस यहीं से सवाल समझाना था, यही ध्यान रखना था।
अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 2, गार्डनर के सिद्धांत को अगर आप बताएंगे, गार्डनर की जो थ्योरी है वो किस पर बल देती है, आपको ये बताना है। गार्डनर की जो थ्योरी है वो किस पर बल देती है, बताओ जी। सीएमटी बहुत स्लो है, ये क्या होता है सीएमटी? सीएमटी क्या होता है बेटा ये? जी, अब आपने यहाँ पर जो जवाब दिया कि गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, अब गार्डनर साहब का जो बुद्धि का सिद्धांत है बहुत बढ़िया, क्या होता है भैया सीएमटी? मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, कमेंट स्लो है, ओ आ जाओ कोई बात नहीं। अब आपके सामने देखेंगे यहाँ तो सवाल नंबर जो 2 है हमारा क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप जाएंगे, देखो 2, गार्डनर साहब की बुद्धि की जो थ्योरी का सिद्धांत है, पहले तो याद रखना उन्होंने बोला बहुबुद्धि सिद्धांत। अब जब वो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बोलते हैं, मल्टीपल मल्टीपल के बारे में, तो कहते हैं कि मेरा इंडिया बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी, है ना, वी वाई आई एम नरेंद्र मोदी। जब हम इस पर बात कर रहे थे तो ये ट्रिक है जिसमें वो क्या कहते हैं, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करते हैं, और हर इंसान के पास बुद्धि एक विशेष होती है। किसी के पास, मेरे बच्चे कोई, हाँ ठीक है जाओ, किसी के पास कोई बुद्धि होती है, किसी के पास कोई, लेकिन हर इंसान के पास एक, जैसे तुम में से बहुत सारे लोगों के पास एसएमएस करने की बुद्धि ज्यादा होगी तो वो कमेंट कर रहा होगा, दबा के लगा पड़ा होगा। अब यहाँ देखो, अब आपके सामने अगर देखोगे तो उन्होंने कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस क्या होता है, जर्नल होगा, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड होगी, द यूनिक एबिलिटी क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण, मतलब हर इंसान में बुद्धि का एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है, हर इंसान क्या है, यूनिक। तुम में से कोई क्या है भाई, हो सकता है रीडिंग में अच्छा हो, कोई हो सकता है राइटिंग में अच्छा हो सकता है कोई बेटा म्यूजिक में अच्छा हो, कोई हो सकता है डांसिंग में अच्छा हो सकता है कुकिंग में हो जाए, कोई झूठ बोलने में ही हो सकता है। तो इसका मतलब अगर झूठ बोलना भी है तो इस आप मान के चलो ये भी एक विलक्षण प्रकार की बुद्धि है जो आपके पास है। तो इस सवाल के जवाब के साथ मेरे बच्चे जो जा रहे हो तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी चुना हो, बिल्कुल क्या है, बढ़िया। गार्डनर की बुद्धि देखो ऐसे काम करती है, समझो जरा। गार्डनर की जब बुद्धि आएंगे, हमने कहा वेरी, अगर मैं कह रहा मेरा इंडिया बोले वेरी, देखो नेचुरल नेचुरल वाला होगा, इसका मतलब ऐसे लोग जिनके पास प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग कौन से होते हैं, वो होते हैं वो जैसे होंगे किसान लोग। तो इसका मतलब किसान जो लोग होते हैं उनके पास कौन सी मिलते हैं, नेचुरल, जो नेचर से प्यार करते हैं। तो आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, ईवीएस में पढ़ाया जाता है। तो चिपको आंदोलन जो है वो इसी के बेस पर आपको दिखेगा, क्योंकि ये लोग प्रकृति से क्या करते थे, प्यार। म्यूजिकल वाले, इनका मतलब इनके पास संगीत की बुद्धि होती है। तो जिन लोगों के पास संगीत की बुद्धि होती है उसमें मान लीजिएगा क्या है, सोनू निगम मान लीजिएगा, अरिजीत सिंह मान लीजिएगा, है ना, माँ लता मान लीजिएगा, लता मंगेशकर जी। तो इसका मतलब इनके पास ये थी। अब मेरे बच्चे स्पेशल जो होता है वो वाला जिनका दार्शनिक, जिनका ना मतलब जिनकी अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि वो होती है जो आगे के सोच पाते हैं। अब आगे की सोच पाने में तुम समझ लो इसमें क्या हो सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, इसमें क्या है, पायलट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा जो फिजिशियन, सर्जन, आर्किटेक्ट, ये सारे आ सकते हैं, इंजीनियर आ सकते हैं। लॉजिकल वाले होते हैं वो जिनके पास तार्किक बुद्धि होती है। तार्किक बुद्धि वाले होते हैं जो लॉजिक, जैसे मान लीजिएगा रीजनिंग है, मैथ है, जिनका गणित अच्छा होगा। तो अब गणित किसका अच्छा हो सकता है, जैसे सीए साहब का बढ़िया गणित होता है। अब लिंग्विस्टिक वाले जो होते हैं, भाषा बुद्धि वाले, जिनकी भाषा पर कमांड होती है। भाषा पर कमांड होने वाले ऐसे समझ लो जैसे कवि है, कवि में आप कुमार विश्वास का नाम ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग जिनकी भाषा पर। बॉडी काइनेस्थेटिक होते हैं, जिनका किस पर होता है, शारीरिक बुद्धि पर होता है, शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि वाले होते हैं जिनके मान लीजिएगा योगा टीचर हो सकते हैं, या बाबा रामदेव आप समझ सकते हैं, या आप भैया मलाइका अरोड़ा समझ सकते हैं, नूरा फतेही समझ सकते हैं। इंटरपर्सनल होते हैं ये वाला कि भैया जो क्या है, सामूहिक, इंटर अंत्य क्रिया वाले, है ना, अंत्य जो वाले, अंत वालों का क्या होगा कि जैसे मान लो तुम्हारे कोई दोस्त हैं, या ऐसे कोई लोग जो बिल्कुल क्या है, सामाजिक लोग होते हैं, ऐसे लोग जो एनजीओ में काम करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों की मदद करते हैं, ये वाले हो सकते हैं। इंट्रापर्सनल होते हैं बेटा सेल्फ वाले, स्वयं वाले। स्वयं वाले वे होते हैं जिनका अपने पे, जैसे योगी जी, योगी मतलब वो नहीं है आदित्यनाथ योगी नहीं, योगी मतलब क्या है, साधु संत लोग जो अपने आप पर क्या है, बिल्कुल एकदम से ज्ञान प्राप्त कर ले। बात समझ में आई, हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसका मतलब बुद्धि का प्रारूप कैसा लग रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बेटा अगर तुम्हें चैट ही करनी तो तुम क्यों पढ़ने आते हो यार, है मेरे बच्चे। इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे कम आने लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारे चक्कर में ना मुझे लगता है कि यार मैं भी अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, कुछ और ही कर लूँ, जाके घूम आऊँ फिर आऊँ, क्रिसमस मना लूँ मैं भी जाके।
बताओ, गलत थोड़ी ना सोचता हूं मैं ये। यहां तक आई बात समझ में? यस और नो? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने जान लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, समझ आ गया? नेक्स्ट पढ़ो। सवाल आता है कि आपके सामने साउंड है। अब ये देखो, ये हिंदी में भी सवाल आ जाएगा, हिंदी की पेडागोजी में भी सवाल आ जाएगा, ये इंग्लिश की पेडागोजी में भी सवाल आ जाएगा। तो इस सवाल में कि भाई अगर कोई बात साउंड की है, कोई बात क्या है, साउंड की है, तो इसका मतलब अगर साउंड की है तो बात जहां पर अगर आप देखेंगे, या ठीक है, अगर कोई साउंड की बात चल रही है तो मेरे बच्चे याद रखना, कुछ भी मत करना, जहां पर देखो साउंड है वहां पर फोन होगा। तो जहां पर फोनिम है, स्वनिम, इसे हिंदी में मुश्किल होगा याद करना, बट इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तीसरे का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जहां फोनिम्स होगा। लेक्सिम वाला जिनके मीनिंगफुल आते हैं, ग्राफिम जिस समय पिक्चर राइटिंग वाले, मोर्फिम जो स्मॉलेस्ट मीनिंग होता है किसी भी भाषा का, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब होगा फोनिम्स के साथ। हाँ ठीक है। अब इतना होने के बाद आपके सामने अगर ये आता है तो नंबर यहां, तो ये याद हो गया। नंबर 4 पर आओ। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता मतलब ये कहते हैं लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। और इस बात में फंसने की बजाय मैं ये बात सोच रहा हूं कि भाई ऐसा है कि कैसे बचाया जाए, ऐसा है कि कैसे बचाया जाए, कैसे इसको हटाया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जेंडर जो रूढ़िवादिता वाली बात है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ये कि भाई चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, सब क्या है, बराबर हैं। लड़का लड़की सब क्या है, बराबर हैं। बॉयज एंड गर्ल क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल वाली कंडीशन है तो हम ये कहते हैं कि हमें ऐसी बात कहनी ही नहीं है जिससे दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो। तो इस सवाल का जवाब अगर आप 4 में जाओगे, पहला, हमें लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक। अब अपारंपरिक भूमिका का मतलब क्या होगा, नॉन ट्रेडिशनल रोल का मतलब क्या होगा कि भैया ऐसा है कि मम्मी अगर खाना बना रही थी तो मम्मी को क्या करवा दो, अखबार पढ़वा दो, है ना। और जो पापा जी अखबार पढ़ रहे थे उनसे क्या है, खाना बनवा दो। तो इसका मतलब जो नॉर्मली जिसके काम आते हैं उसके बिल्कुल एकदम उल्टा करवा दो। और अगर उल्टा करवा दिया तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों से अच्छे। अब देखो, अच्छा लड़की अच्छा लड़का करोगे तो इसका मतलब कंपैरिजन जेंडर बढ़ाओगे, ये गलत हो गया। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को मना कर दोगे, हतोत्साहित। तो हतोत्साहित क्या है, नकारात्मक शब्द है, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, ये भी हटा दो भाई। उसके बाद कहते हैं लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए, मतलब तुम जाओ और ऊपर से कूद जाओ ऐसा बोलना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मेरे बच्चे में पोल नहीं दूंगा फिलहाल। अगर जिस भी बच्चे को पोल की जरूरत है वो मतलब वहां जाएंगे। पोल ना, ये मतलब तुम ना, कोई चीज ऐसी है जो जरूरी नहीं कि हर चीज का हर टाइम फायदा उठाया जाए। पोल बेटा तब होगा जब तुम समझ लोगे। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझाने के दौरान पोल होगा तो मेरा तो आंसर हो जाएगा। मतलब फिर तुम इस क्लास को समझने पढ़ने नहीं आए, हम इस क्लास में क्या आए हैं, बस आंसर देने आए हैं। तो अभी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिक्वेस्ट है। और प्लीज मेरी क्लास को कंटिन्यू कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे मैं उतना ज्यादा आपकी क्लास लेने की कोशिश करता रहूंगा। नेक्स्ट आओ आपके सामने नंबर 5। अब देखो जेंडर स्टीरियोटाइप क्लासरूम में कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। आज इस फोटो से समझाने का टाइम भी आपके सामने इसलिए ताकि आप आराम से समझ लो। भाई जेंडर स्टीरियोटाइप अगर क्लासरूम होगा तो उसका एग्जाम्पल इफेक्ट वाला देखो। अगर आपके सामने टीचर को बॉयज फॉर मैथ साइंस टीचर, अब देखो ये एग्जाम्पल जेंडर में क्या होगा कि आपने क्या करा, विज्ञान और मैथ के लिए तो क्या बुला लिया, लड़के को बुला लिया। लेकिन मेरे बच्चे, अच्छा इंग्लिश में ये इसलिए होता है ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को मिल जाए, हिंदी में मेरे बच्चे मैं लिख देता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चों को मिल जाए, तो दोनों के काम आ जाएगा। तो टीचर ने क्या करा भाई, 8 की क्लास की ड्राइंग की, उसके लिए क्या लड़की बुला ली। तो इसका मतलब ये जो टीचर है ये अच्छी टीचर नहीं है, क्योंकि ये 8 उल्टा बुला लेती। तो इसका मतलब उसने सेपरेट कर दिया कि बॉयज जो हैं वो विज्ञान के लिए चले जाओ और जो गर्ल्स हैं वो क्या है, तो इन्हें बैठा भी अलग दिया। तो इसका मतलब अब ये वाला अगर काम होगा तो इसका मतलब क्लास में मेल जो हैं वो डॉक्टर सोल्जर इस तरह बन रहे हैं और लड़कियां हैं कुकिंग और क्लीनिंग में, बता दी। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि लड़कियों के लिए जो करियर वाले ऑप्शन है साइंस वाले वो बंद हो गए, वो अपने आप को क्या है लो स्टीम में समझेंगे। बॉयज क्या है, इमोशनली जुड़ नहीं पाएंगे। बॉयज क्या है, वो हमेशा, अब लड़के तो रो नहीं सकते ना, ये कह देंगे लड़का रो नहीं सकता इस तरीके से। अब उसके बाद इस बात को अगर इससे एनईपी 2020 क्या कहती है, देखो कहती है जेंडर का न्यूट्रल एक्टिविटी। मतलब न्यूट्रल क्या है, मिलजुल कर काम करना, सबको वैसे काम नहीं देना जो उनके लिए लिखे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर। क्लास को क्या करेंगे, समावेशी बना देंगे। अगर समावेशी करिकुलम बन जाएगा
तो बच्चा मजे ही मजे में रहेगा। आप क्या करेंगे, टीचर अध्यापक के क्या देंगे, ट्रेनिंग वाला। अब टीचर ट्रेनिंग आएगी तो बच्चा और खुश हो जाएगा, अध्यापक भी वही उसमें शामिल, और बच्चों को क्या करना है, मिक्स ग्रुप करना है। इसका मतलब मिलाकर मिलजुल कर काम करना। तो जब मिलजुल कर काम करेंगे तो इसका मतलब जो क्लास का एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, बेस्ट। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जेंडर का इधर वाला पार्ट ये बताओ कि जेंडर का ए वाला पार्ट अच्छा होगा या जेंडर का बी वाला पार्ट अच्छा होगा। तो मिलजुल कर काम करने वाला अच्छा होगा या अलग अलग काम करना अच्छा होगा। आया समझ में? गाड़ी में है एक, क्या है ये? हाँ, और एक गाड़ी में एक ऐसे ही बैग पड़ा, वो निकाल लियो मेरी गाड़ी में से। चलो भाई आगे बढ़े मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? डन। तो जेंडर का बी वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है नंबर हमारे सामने 5, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अच्छा एक काम करेंगे, सारे के लोग, सारे के सारे लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखेंगे, अपना अपना नाम और अपना अपना स्टेट लिख दो फटाफट। चलो 3 चीज लिख दो। आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है, आपको क्या लिखनी है, अपनी एज लिखनी है, आपको अपना सेक्स लिखना है, और आपको क्या करना है, आपका स्टेट लिखना है। फटाफट लिख दो, फटाफट लिखो ये चारों चीज, जल्दी भाई जल्दी लिखिएगा। कहां कहां से कौन कौन कैसे कैसे हैं, चलेगा। रिंकू कुमारी झारखंड से हैं, उसके बाद पूजा शर्मा है, श्वेता यूपी से हैं, किम्मी बिहार से हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सही। तेजस्विनी महाराष्ट्र से हैं, बेंगलोर से हैं, भागलपुर से हैं, दिल्ली से हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब मैंने ये क्यों पूछा, इसके पीछे का रीजन था, तुम लोग सारे खुद देख सकते हो कि तुम लोगों के नॉर्मली सबके नाम क्या है, अलग अलग है। सबके नाम क्या है, अलग अलग। मेरे बच्चे देखो, सबका नाम क्या है, अलग है। सबकी एज क्या है, अलग है। सबके जो सेक्स हैं वो क्या है भाई, लड़का लड़की में बटे हुए हैं। उसके बाद सबका स्टेट क्या है, अलग अलग। तो याद रखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब होता है सीधी सीधी सी मतलब कि हर एक दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, इसका मतलब उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है। लाइक कि मैं लड़का, दूसरे मेरे बाजू में मान लीजिए लड़की, मैंने रेड पहना उन्होंने ब्लैक पहना, मैंने चश्मा लगाया उन्होंने चश्मा नहीं लगा, मेरे बाल छोटे हैं उनके बाल बड़े हैं, मेरी हाइट लंबी है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, मैं थोड़ा काला सा हूं वो थोड़ी गोरी सी है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। और मेरे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस करने के लिए इसमें हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये वाली बात के साथ कोई योग्य अयोग्य की बात नहीं होती। यहां पर क्या होगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को काम करने में काम करेगा नहीं, विद्यालयों में निष्पादन करने वाला काम और योग्यताओं को समान करने का काम करेगा, गलत। कहता है यह समझने के लिए कि कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य है अयोग्य, मतलब कौन कैसे सीख सकता है यहाँ। और तीसरा कहता है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील देखो, एक्सक्लूसिव हम किसी को समझाएंगे नहीं, हम उसकी इवन आउट एबिलिटीज उसके आधार पर उन्हें अलग करेंगे नहीं, हम नैरो गैप करेंगे नहीं, हम क्या है समझाएंगे। हम ये समझाएंगे कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है, मतलब कि कोई बच्चा हो सकता है मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में हो सकता है, किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का जवाब जितने लोगों ने सी चुना वो बढ़िया है। बात समझ में आई, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। डन, यहां तक। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 6 कहता है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यार्थी को किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध, मतलब कि तुम लोग सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले हो, तुम्हें इसे कैसे समझाऊं। अब ये वाली बात को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला हमें फॉलो करना चाहिए एक चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बच्चे को अवसर उपलब्ध कराना सही है, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा देना सही है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपना, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करना है, समाप्त करना है, उसके लिए हर प्रकार। एक बात बताओ, जब हम चाहते हैं कि हमारी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस रहे तो हम उन्हें समाप्त क्यों करेंगे, समाप्त करने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब हम समाप्त तो नहीं करेंगे। पहला, केंद्रित भी अपॉर्चुनिटी, धीमी गति से सीखने वालों को विशेष में भेजना गलत हो गया, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, इसलिए उसे उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए जिस तरीके से वो समझता है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो बल किस पर देता है, सीसीई जो है वो किस पर बल देगा। अब देखो सीसीई के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अगर किसी चीज पर बल देगा तो एक तो क्या है लगातार। अब एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मेरी जो क्लास हो वो डेली हो या हफ्ते में एक बार हो, है जी। मेरी क्लास जो है वो डेली होनी चाहिए कि वीक में एक बार होनी चाहिए, बताओ। मेरी क्लास वीक में एक बार होनी चाहिए कि रोज रोज होनी चाहिए, जल्दी बताओ, छेती छेती। हाँ जी। अब आपने क्या कर दिया, डेली वाली बात आ गई। सेम तरीके से मेरे बच्चे, बच्चे का हम लगातार क्या करेंगे, चेक करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जब आ जाए, व्यापक वर्ड जब आ जाए, तो व्यापक वर्ड के दो मीनिंग होंगे, एक होगा मेरे बच्चे शैक्षिक और एक होगा सह शैक्षिक। इसका मतलब इसे समझने की जरूरत यह है कि भाई बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना भी है, बच्चे को क्या है, पढ़ाना भी है, और साथ साथ में उसके खेल कूद के अलग भी। आप इसे कह सकते हैं ऑल ओवर, समग्र जो विकास होता है ना उस पर, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट पर। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बेटा होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का चहुमुखी विकास करना। क्या करना, चहुमुखी विकास। अब चहुमुखी विकास अगर होगा तो कंटिन्यू टेस्टिंग करना। ये देखो, जब भी आप बच्चे की टेस्टिंग करेंगे वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। आप बच्चे को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकित करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, तो तीनों ही चीजें क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या है कि सीखने के किस प्रकार अवलोकित करना है, रिकॉर्ड करना है, सुधार। परीक्षा जाना नेगेटिव हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षाओं पर अनावश्यकता भी क्या है, नकारात्मकता। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने ए जवाब दिया वो गलत है, जिन्होंने बी जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही। तो बी वाले मेरे बच्चे एकदम क्या है, सही है। डन। नेक्स्ट। अब देखो आपके सामने आ गया ये वाला वर्ड, क्या है, कॉन्टिन्यूस पर कॉम्प्रिहेंसिव। इसे कैसे समझेंगे। अब सीसीई वर्ड में अगर आप जाओगे तो हमने कहा कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे, बच्चे की नोटबुक को देखना, बच्चे को डेली ऑब्जर्व करना, उसे फॉर्मेटिक फीडबैक देना, उसकी क्विज कराना, ऑनगोइंग असेसमेंट जो चल रहा है उसमें क्या है, रोजमर्रा आ गया ना, क्या है, डेली। इसका मतलब रोजाना रोजाना ही देखना बच्चा क्या। अब रोजाना क्या होगा, इसमें स्कोलेस्टिक होगा। इसका मतलब उसके शैक्षिक वाले, शैक्षिक का मतलब होगा भाई जो क्लास का टाइम टेबल है उसमें क्या होगा। और मेरे बच्चे को स्कोलेस्टिक वाला होगा कि मान लो इसके अदर एक्टिविटीज, भाई वो सदन में कैसा काम कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा काम कर रहा है, वो उसके बाद अपने साथियों के साथ कैसा काम कर रहा है, दोस्तों के साथ। तो इसका मतलब को स्कोलेस्टिक में मेरे बच्चे जो होगा उसमें उसकी लाइफ स्किल भी है, एटीट्यूड भी है, वैल्यूज भी हैं, आर्ट भी, स्पोर्ट्स भी है। तो इसका मतलब उसे नैतिक मूल्य यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो डेली जो हमारा बच्चा कर रहा है उसके सारे, इसी को मेरे बच्चे बोला जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। डन। चलो, अब अगर जिस क्लास को आप मेरे साथ आज पढ़ रहे हो, अब इसे पढ़ते टाइम ये बताओ ये समझ में आ रही कि नहीं। एक तो होगा कि मैं जल्दी में बस आंसर, क्वेश्चन आंसर कर, एक होगा कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाता चलूं। अरे 25 लाख फॉर्म है मेरे बच्चे, सोचो कितने बच्चे फेल होते हैं हर बार। नेक्स्ट आए, चलो देखो आ गया ना। इसमें क्या लिखा होगा, बच्चे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को क्या है, रेगुलर फीडबैक। बच्चे को क्या है, लेबल नहीं देना। बच्चे को क्या देना है, कनेक्शन एनईपी के साथ जोड़ना। डन। नेक्स्ट। चलो, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। विद्यालय आधारित आकलन, सवाल नंबर 8 का जवाब दो। सवाल नंबर 8 का जवाब। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, दो आकलन होते हैं, यही लिख देता हूं। एक होता है एसबीए, जिसे बोला जाएगा स्कूल बेस्ड आकलन, ये रहा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, एस बी ए, ये रहा। और एक होता है बीबीए, बीबी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर वाले ज्यादा अच्छे जानते हैं कि पड़ोसी ज्यादा अच्छे जानते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर वाले ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी अच्छे से जानते हैं, जल्दी बताओ। तुम्हें तुम्हारे घर वाले ज्यादा अच्छे जानते हैं कि पड़ोसी ज्यादा अच्छे जानते हैं। घर वाले, क्या है, घर वाले। अब देखो अगर घर वाले जान लेना तो स्कूल ना घर जैसा है, स्कूल क्या है, घर जैसा है। और मेरे बच्चे जो बोर्ड है ना ये क्या है, आपका पड़ोस जैसा है, इसे ऐसे समझ लेना। तो इसका मतलब जो बीबीए है वो लाइक क्या है, सीबीएसई है, वो क्या है, सीबीएसई है।
और जो स्कूल है लाइक क्या है, रोहित सर की क्लास है, मेरे वाली क्लास आगे वाले। तो इसका मतलब मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, इंटरनल। क्या जानता हूँ, इंटरनल। आंतरिक में जानता हूँ तुम कितने नालायक हो, कितने अच्छे हो, लेकिन भैया ये क्या जानता है, एक्सटर्नल जानता है। क्या जानता है, एक्सटर्नल बाह्य। बस वो एक बार देखेगा कि तुमने किसी को गाली दे दी तो तुम बेकार हो गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता रोज तुम उसकी कितनी मदद करते थे। मेरे बच्चे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट ना ऐसा समझ लो जैसे फॉर्मेटिव होता है, और बोर्ड बेस्ड ऐसा समझ लो जैसे समेटिव। तो क्योंकि भाई तुम इंटरनली में तुम्हें क्या जानता हूँ, डेली बेसिस पर, तो क्योंकि रोजाना तुमसे बात होती है, तुम्हारे बारे में हालचाल पता चल जाते हैं। तो सवाल ये कहना चाहता है, विद्यालय डाइल्यूट करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड। बेटा स्कूल की बोर्ड के साथ कोई रिलेशन वो नहीं है। ये बेटा हिंडर करता है अचीविंग यूनिवर्सलाइज, कि भाई सार्वभौमिक करेगा, ये बोर्ड का काम। ये करता है हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर देयर डायग्नोज, कि ये पता करना कि भैया बच्चे में क्या कमी है और उसको सुधारने का काम करता है। ये बिल्कुल क्या है, सही। ये मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस, कि बच्चों को और टीचर को नॉन सीरियस बनाता है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करता है कि बताने की कोशिश करता है कि बच्चा क्या जानता है, क्या कमियां हैं, पता करना। तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल सही आ जाती है कि ये पता करना कि बच्चे को कितनी जरूरतें हैं, ये स्कूल का काम है, और बस रिजल्ट का काम जो होगा वो क्या होगा, बीबीए का। आया भाई समझ में, हाँ या ना? डन, डन, चले भाई, चलिएगा। सीखने की तत्परता किसकी ओर, रेडीनेस फॉर लर्निंग। अब तो सीखने की तत्परता, जैसे मेरी इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो पढ़ने आए तो मैं कह सकता हूं उनके अंदर सीखने की क्या है, तत्परता है। वो सीखने को क्या है, तैयार बैठे हैं। उनके सीखने की जो इच्छाएं हैं, जो पहलू हैं, उसमें कुछ ना कुछ है कि हाँ तत्पर है। और बेटा जब तक तुम पढ़ने को तैयार नहीं होगे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब तुम्हारा आना क्या है, जरूरी है। तुम्हारा पढ़ने को तैयार होना क्या है, जरूरी है। तो सवाल नंबर 9 जो सीधा सीधा दिखाएगा, पहला कि भाई ये शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर होता है, इसका कोई मतलब नहीं। सीखने के सत्यात्मक ने, हाँ, सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञा, कि जो भाई प्रेजेंट कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग, कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा कितना तैयार है। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है। ये अब अगर इस सवाल में देखोगे तो नंबर 9 में अगर आप जाओगे तो सवाल का जवाब बी होगा या सवाल का जवाब डी। अब देखो सवाल का जवाब वैसे तो सही बात है कि रेडीनेस फॉर, पर मेरे बच्चे याद रखना लर्निंग के 3 नियम में अगर आते हैं तो थॉर्नडाइक का लो ऑफ रेडीनेस भी आ जाएगा। बट यहाँ क्या लिखा है कि प्रेजेंट करता है कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द, मतलब सीखने की तत्परता बताते कि जहां मैं हूं, जैसे अभी तुम मेरी क्लास में हो और मेरी क्लास में कह रहे हो कि सर जी हम और पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो तुम्हारा प्रेजेंट कोग्निटिव स्किल है वहां तुम समझ गए, और उस समझने के बाद तुम्हारा मन कर रहा है कि हम इसको आगे कंटिन्यू रखें। मतलब इस बात को आप कह सकते हैं कि मेरा जो प्रेजेंट कोग्निटिव स्किल है, मतलब आपका उस लेवल से आप क्या चाह रहे हो, आगे बढ़ना, कि ये तो समझ में आ गया, अब आगे। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे बढ़िया होगा। मतलब मेरी क्लास है और उसमें कुछ फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे किस बात पर क्या है, मतलब ध्यान रखने वाली बात। पहला, या क्या उन्हें बोलते रहना चाहिए भाई स्टडी, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। यहाँ तो इस सवाल में अगर आप जाओगे तो यहाँ कहना चाहता है नंबर 10 में सीधा सीधा कि भाई मुझे कहना चाहिए कि भाई तुमने ये क्या है, पहले तो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, और अगर फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो शारीरिक रूप से बेटा परेशान है, दिक्कत है, कोई ना कुछ बात है। कह रहे हैं कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद, मतलब पहिया कुर्सी वाले का मतलब कि बच्चे को आप ये फील करा दे रहे हैं कि वो अपाहिज है, तो ये बात हमेशा क्या होगा, गलत, तो हटा दो। कहना चाहता है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते, कोई भी, मतलब चलो भाई तुम तो कुछ भी कर लो, ये बात भी क्या है, गलत है। कहना चाहता है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, कि मतलब मोहन आप खेल के मैदान में जाओ और अपनी चीजों को क्या, ये वाला। और लास्ट कहता है कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब तक एक गाना प्रस्तुत करेंगे नहीं। इसका मतलब अगर कोई बात नहीं, आपके पैर में दिक्कत है तो आप बैसाखी का यूज करो, आपके पास एक चीज तो है। इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। मतलब कि एक बच्चा जिसको दिक्कतें हैं उसे ये नहीं कहना कि तू यहाँ चला जा, ये मत कर, वो मत, उसे ये कह देना कि आप ये करो, और क्या है, अपने बैसाखी का है सारा, मतलब आप दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहते। इसमें क्या कहता है, आप उसे असुविधा वाले नहीं बात करना चाहते। यहाँ क्या, आप पोलियो नहीं बताना, यहाँ आप सीधा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत है, बैसाखी उठाओ और आगे चलो। डन, आगे बढ़े।
हाँ, डन। आगे आगे बढ़ते हैं। नया नंबर ऑप्शन 10 के आगे। डैश के अतिरिक्त निम्न में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब देखो नंबर 11, आपसे कह रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। मेरे बच्चे याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है सीधा सीधा कि आपके पढ़ने वाली और सीखने वाली चीजों में क्या है, कमी है। अब जो पढ़ने वाली हो सकती हैं उसमें बस नॉर्मल याद रखना कि जब भी आपके सामने की लर्निंग डिसेबिलिटीज में बी अकर ड्यू टू ऑल हो, मतलब सबकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है लेकिन एक वजह से नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि किसी इंसान की लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई होने के भाई रीजन सारे हो सकते हैं लेकिन मुस्कुराहट नहीं हो सकता, है ना। अब ये वाली बात भी अलग है, भाई कोई किसी को हंस के देख के भी जल जाए तो बात अलग है, वरना नॉर्मली नहीं होगा ये वाला बात। तो नंबर 11 में अगर आप जाओगे तो अगर मेरे बच्चे तुम्हारा दिमाग काम सही नहीं कर रहा है, सेरेब्रल डिस्फंक्शन है तो दिक्कत है। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पर, आप इसमें तब भी दिक्कत है ना। आपका बिहेवियरल डिस्टर्बेंस वो भी। लेकिन बेटा जो मेरे कल्चर फैक्टर हैं, जो सांस्कृतिक कारण है, अब तुम में से कोई बच्चा ये कहना शुरू कर दे, सर जी वो चैट कर रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, सर जी वो चैट कर रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो मेरे बच्चे वो इस पढ़ाई का क्योंकि ध्यान ही मत दो तुम उस पर। अब कोई बच्चा चैट करेगा, हमने चैट बॉक्स बंद कर दिया, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब एक बात हमेशा याद रखना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वाली चीजों में आपके कल्चरल जो फैक्टर हैं, जो सांस्कृतिक कारक हैं, वो कभी दिक्कत नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, आपका अपना व्यवहार, आपका अपना इमोशनल, अब मान लो तुम भाई आज कहीं से आए हो, मम्मी पापा से लड़ झगड़ के, तो इमोशनली तो पढ़ नहीं पाओगे। आपके बिहेवियर में हमेशा गुस्सा लिखा हो या कुछ हो तब भी दिक्कत हो सकती है। आपका दिमाग काम करना तब भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे सीधा सीधा से याद रखना, कभी भी कल्चरल जो फैक्टर होता है उससे आपकी पढ़ाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? जब भी आपके सामने समावेशी शब्द लिखा हो तो याद रखना बेटा, सबका साथ सबका विकास। क्या होगा? सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होगा कि सीधा सीधा कहना चाहता है सब मिलजुल कर चलेंगे। क्या है? सब क्या है? मिलजुल कर चलेंगे। अब मिलजुल जी। अब जब सब मिलजुल कर काम करेंगे तो नंबर जो 12 आ रहा है वो कैसे होगा? 12 का जवाब कहना चाहता है भाई ये कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के, आगे ना सबका साथ सभी, बात क्या होगी सही? विद्यार्थियों के मध्य अंतर करना गलत हो गया। विशेष रूप से योग्य, इसका मतलब एक कैटेगरी को चुन लिया और शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने के अवसर निर्धारित। शिक्षार्थियों की ये भी क्या है न कि भैया हमें क्या करना है, सबको लेके चलना है, सबके साथ चलना है। तो 12 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। डन हो गए भाई। आगे बढ़े, नंबर आता है 13। अब देखो ये सवाल देखो, ये पोस्टर देखो, पेपर देखो, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है फोटो। इस फोटो में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? साफ दिखाई दे रहा है? आ जाओ भैया, हम हैं यहां, ये है मेरा, ये है अध्ययन मंत्रा। ये क्या है? अध्ययन मंत्रा। तो ये अध्ययन मंत्रा का इंक्लूसिव क्लासरूम है, अध्ययन मंत्र का। यहाँ पर इसमें क्या है, हमने आपको जो बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने आई भी, भाई कोई आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ भाई कोई हैंडीकैप बच्चा आता है तो हमारा एक स्टाफ मेंबर होता है जो उसे क्लास से लेके भी जाएगा, क्लास से क्या करेगा, ड्रॉप भी करेगा। तो अध्ययन मंत्रा में जब भी कोई बच्चा आता है जो फिजिकली हैंडीकैप होगा, तो हमारा एक स्पेशल स्टाफ उसके साथ उसकी क्लास के दौरान उसे एंट्री करवाना, उसकी क्लास के दौरान उसे एग्जिट कराना, ये काम कराएगा। तो इसका मतलब बैरियर फ्री एक्सेस, कि भाई बिना बाधा के आप क्या है क्लासरूम में जा सकते हो। दूसरा, हम क्या करते हैं कि मान लीजिएगा अगर कुछ होगा तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, तो उसे हम क्या कर देते हैं कि भाई उसे कुछ अलग क्लास देना, एक्स्ट्रा क्लास देना, वो दे देंगे। फिर उसके बाद हम भाई उन्हें क्या है इक्विटेबल क्या है अपॉर्चुनिटी, उसे अवसर देते हैं, उनके जो क्लासरूम होते हैं उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उनमें कोई भेदभाव नहीं करते, सब क्या चलते हैं, साथ चलते हैं। मम्मी पापा बाहर वाले सबको एक साथ मीटिंग में, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, चहुमुखी विकास। और सारे के सारे टीचर जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ट्रेन टीचर कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भैया उन्होंने सबने बीएड वाला इन सारी डिग्री के साथ ही आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो आपने जो सबका साथ सबका विकास हो क्या है, बढ़िया है। डन। नेक्स्ट आते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं कौन? अब देखो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तुम, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन हो तुम? प्रतिभाशाली विद्यार्थी का जो बेसिक मीनिंग होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? बेसिक मीनिंग होता है ऐसा कि भाई ऐसा है कि जो बिना किसी की मदद के,
बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टेंशन के, उसके परेशानी के सवालों के साथ रूबरू होते हैं, उनके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइड बाय द गिफ्टेड स्टूडेंट हो जाए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि भाई गिफ्टेड स्टूडेंट होगा, बाकी क्लास में नॉर्मल बच्चे होंगे, तो कई बार ना उनका स्कूल उन्हें नजरअंदाज कर देता है और वो सबके साथ उस पैरेलल रोड पे आ जाते हैं जहां पर अदर बच्चे भी हैं। दूसरा कहता है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित। बेटे बच्चे याद रखना, स्टूडेंट कोई भी आ जाए, बिना शिक्षक के काम नहीं चलता, ये बात याद रखना। तीसरा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, हम इसे मान सकते हैं कि भाई अच्छे दूसरे बन सकते हैं। और तीसरा कहता है अधिगम निर्योग नहीं हो सकते, मतलब उनमें लर्निंग डिसेबल। मेरे बच्चे सवाल नंबर 13 का बिल्कुल सीधा अच्छा है सवाल है कि गिफ्टेड स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें कई बार नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय, मतलब कि जो सपोर्ट है वो ऑर्डिनरी रूप में ही मिलता है, वो इस प्रकार नहीं, उनकी जो नियत, मतलब मान लो कि मैं अपनी क्लास में गिफ्टेड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपना जो मैडम ने पेपर दिया वो तो कर दिया, अब मुझे कुछ नए सवाल चाहिए, और अगर मुझे वो नए सवाल नहीं मिल पा रहे तो इसका मतलब मैं भी वहीं पर रुक गया। दूसरा ऑप्शन मेरे बच्चे इसलिए गलत है क्योंकि ये कहना चाहता है शिक्षक के बिना। बेटा गिफ्टेड स्टूडेंट का शिक्षक के बिना पढ़ना, एक स्कूल में बच्चा और शिक्षक हमेशा होंगे ही होंगे। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ए दिया वो क्या है? बढ़िया। नंबर 13 के बाद जी हेल्प की डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। गिफ्टेडनेस जो होती है वो क्यों होती है? मतलब आप जो है गिफ्टेड हो, आप जो हो प्रतिभाशाली, उसके पीछे का रीजन क्या है? आप प्रतिभाशाली हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? आप प्रतिभाशाली हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। चलो, अब आपने कहा ये वाली बात के साथ कि आप प्रतिभाशाली हैं, तो क्या नंबर 14 जो दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा मेरे बच्चे यहां पर होगा क्या? अब देखो, कुछ लोगों के माँ बाप होशियार हैं तो बच्चे होशियार होते हैं, सही बात है। कुछ लोग बाहर से इन्वायरमेंट से आते हैं तो भी सही बात है, कहना चाहते हैं। और दो उन, और ये क्या है? साइकोलॉजिकल, हाँ साइको सोशल फैक्टर भी। नंबर 14 में अगर ध्यान दोगे तो सीधी सीधी सी बात है यहाँ पर अगर आपके सामने आएगी, भैया ऐसा है कि यहाँ जेनेटिक, कोई भी इंसान गिफ्टेड हो सकता है। उसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन है, पहला हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी, और दूसरा होता है इसका इन्वायरमेंट, तो वातावरण। ठीक है, और एक बात और याद रखना, इसीलिए आनुवंशिकता, एक बात और याद रखना ये वाली बात के साथ, इसी बात को मेरे बच्चे हमारे वुडवर्थ साहब कहते हैं कि विकास जो होता है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। विकास जो होगा, ये कहने वाले कौन है? वुडवर्थ साहब है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखना इस बात को। तो इसलिए क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही होते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट लिखा। मेरे बच्चे याद रखना, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट गलत हो जाएगा, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा। इस बात को कभी भी गलत मत कर देना। क्या रखोगे? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। नंबर 14 के बाद, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा? बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा सबसे बढ़िया होगा? किसी बच्चे को 13 नंबर दोबारा समझना है। 13 नंबर कहता है बेटा गिफ्टेड स्टूडेंट नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइड बाय द। गिफ्टेड स्टूडेंट को सहयोग की आवश्यकता होती है, जो जैसे मान लीजिएगा आपके परिवार में आप ना ऐसे बच्चे पैदा हो, जैसे मान लो कि आपके घर में मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं और आप क्या हैं? ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे मतलब आपने क्लास में ज्यादा पढ़ लिया, इंग्लिश के वर्ड ज्यादा आ गए। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं? अपने मम्मी पापा से कुछ सवाल पूछ रहे हो और वो आपको जवाब नहीं मिल पा रहा। तो अगर वो जवाब नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब वहां जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट आते हैं, आपके सामने नंबर 15 था कि बच्चे के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण। अब देखो, अब मानो मेरी क्लास अगर है, इसमें चैट होती जाए, इसमें कुछ बात होती जाए, तो क्या ही फायदा होगा?
लेकिन मेरी इस क्लास के दौरान तुम लोग बहुत बढ़िया से क्या कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान दे रहे हो। तो मैं ये बताओ, मुझे तुम्हें सिखाते रहना चाहिए या तुमसे पूछता भी रहना चाहिए? मुझे बस तुम्हें सारी चीजें बताते रहना चाहिए या जानना भी चाहिए? तो मेरे बच्चे, कोई भी क्लास तब बेहतर होती है जब हम बच्चे से जानने की कोशिश करें। जिस क्लास में स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्लास हमसे हमेशा बेहतर होती है। तो इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो भाई हम तो ये जानते हैं कि अपनी क्लास में हम पैसिव जो निष्क्रिय वाला काम कराएंगे नहीं, लंबे समय के लिए निष्क्रिय होना। निरंतर अगर आप होमवर्क देते रहेंगे वो भी गलत हो गया। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, इंडिविजुअल टास्क करना, इंडिविजुअल, भाई इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो मेरे बच्चे, जहां पर बेटा WH फैमिली वर्ड यूज होंगे तो याद रखना वो हमेशा बढ़िया कि बच्चे कब सीख रहे हैं, कहां सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। याद रखना है हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा जरूरी बात। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जितने लोगों ने सवाल का जवाब डी चुना वो एकदम क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि बच्चा क्रिएटिव होगा, क्वेश्चनिंग करता रहेगा। गतिक कौशल में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? अब आपको लर्निंग डिसेबिलिटी में जो मोटर स्किल्स है वो क्या है, मोटर स्किल जो है गतिक कौशल। मेरे बच्चे याद रखना, गतिक कौशल नॉर्मली होते हैं दो। गतिक कौशल में एक होता है ग्रोस वाला और एक होता है फाइन वाला। फाइन वाला होता है मेरे बच्चे, याद रखना ऐसा, जिसमें अगर क्या होगा, गतिक होगा। और गतिक वाले में ऐसा है कि जो लिखा है ना यहाँ पर, गतिक जो मोटर स्किल्स हैं, तो ग्रोस वाला, इसका मतलब जहां बड़ी मसल्स लगती हैं, जहां पर क्या है, बड़ी मांसपेशियां लगती हैं, जहां पर क्या है, महीन या छोटी मांसपेशियां लगती हैं। आंख में काजल डालना, तो अगर काजल लगाना है तो काजल लगाना क्या होगा, फाइन होगा। लेकिन मेरे बच्चे किसी को लत मारनी है ना, या लात मारनी या भागना है, दौड़ना है, वो क्या होगा, ग्रोस होगा। तो अब इसमें ही तो हमें पता चल गया था। लेकिन अगर इस बात को और देखते हुए चलते हैं तो यहां से एक चीज और याद रखना, जब जब जहां जहां DYS लिखा होगा, बस एक बात याद रखना, DYS का मतलब ही होता है डिसऑर्डर। क्या होता है, डिसऑर्डर। इसका मतलब इस बच्चे में क्या है, किसी चीज की क्या है, अक्षमता है, किसी चीज की क्या अधिगम अक्षमता है, कमी है। लेकिन बेटा याद रखना, पूरी तरह कमी नहीं, कमी है, तो इसे सुधारा जा सकता है। जो प्रेक्सिया होता है वो होता है मोटर स्किल्स वाला। जो डिसकैलकुलिया होता है ये होता है आपका गणित वाला, जिसे आप मैथ कह सकते हैं। ये किससे रिलेटेड, गणित मतलब मैथ से रिलेटेड। डिसलेक्सिया जो होगा वो आपका पढ़ने से रिलेटेड होता है, और डिसफेजिया आपका भाषा से रिलेटेड होता है। तो इस सवाल का जवाब याद रखना, आप कह सकते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था क्या, छिछोरे। क्या देखी होगी, छिछोरे। छिछोरे जो मूवी थी उसमें, या फिर आपने वो देखी होगी लगान। तो लगान में वो लड़का इशारा कहीं करता है, बोल कहीं फेंकता है। छिछोरे में देखता कहीं है, बोल कहीं और जाती है। तो जब आपकी मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है तो याद रखिएगा उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। तो 16 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में आया ना? बाकी तुमने वीडियो लाइक करी, शेयर करी, वो देख लेना, मैं उस बारे में तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? कैसी लग रही क्लास, आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? तारे जमीन पर, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। लगान का जो बेस्ट एग्जांपल है। बात समझ में आई, यस और नो? हम्म। आगे भाई समझ में चलिएगा। अब यहां तक अगर आ चुका है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फिर नए सवाल के साथ 16 के बाद। हाँ, चलो नंबर आ गया आपके सामने। यहाँ पर क्या है, अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटीज आ गया, कितना शानदार फोटो आ गया। बोलो ये हो अगर नहीं भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, बिल्कुल स्किल। इसका मतलब जो गतिज कौशल हैं, जो क्या है हमारे गतिज कौशल हैं, उनमें पूछ रहा है। अब देखो मेरे बच्चे, जो गतिज वाले होंगे, गतिज कौशल होंगे, उसमें क्या होगा। अब हमें पता है कि भैया, तो देखो फाइन मोटर होता है जहां पर क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन है, स्लो मूवमेंट है, बटरिंग है। ग्रोस मोटर में क्या हो रखा है, जहां पर क्या है, आप किसी चोर कर रहे हैं, डिफिकल्टी प्लानिंग एक्शन है, इम्पैक्ट एकेडमी। यहाँ मेरे बच्चे कई बार आपके सामने अगर ऐसा आ जाए तो देखो डिफिकल्टी, इसका मतलब
लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल में किसी बच्चे को लिखने में भी अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके हाथ अगर वो देखो पढ़ना लिखना तो था ही, लेकिन हमने कहा कि लर्निंग डिसेबिलिटी में उसके क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है कि वो पेन नहीं पकड़ पा रहा, तो साफ कैसे लिख पाएगा। ग्रोथ में क्या होगा, वो दौड़ रहा है तो चल नहीं पा रहा, डिफिकल्टी उसके पैर कहीं है, थक जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, इस तरीके से इम्पैक्ट क्या रहा, उसे खुद पे लगने लगा कि मैं कर नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो डिफिकल्टीज का मतलब यहाँ सीधा हो जाएगा कि वो जो नॉर्मल दूसरा बच्चा काम कर पाता है वो ये बच्चा काम। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं? पढ़ते पढ़ते कितने लोग ऐसे हैं जो थक जाते हैं, बताना जरा। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बताओ। डन। थक जाते हो तो तुम्हारा कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो तुम्हें जो ये कह रहे हैं ना, थक जाते हैं, नींद आ जाती है, बस याद रखना इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कहीं तुम्हें बताऊं अभी शरीर में तुम्हारी ठीक ठाक है, दिक्कत कोई नहीं है, हाँ थकान आ जाती है गधे एक नंबर के। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है बताओ, लर्निंग की डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग की जो निर्योग्यता है अधिगम की वो क्या है। हाँ मैं जानता था, नींद आना तुम्हारा इंटरेस्ट भाग जाता है, आ जाओ जरा यहाँ ध्यान दो। चलो, और भी कोई क्लास चल रही है क्या दिन मंत्रा पे अभी? है जी, देखें। डन। आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो भाई, यहां तक की बात के बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसको भी समझ लेते हैं। अब ये क्या बला है, इसको देख लो। अब सीधी सीधी सी यहाँ पर जो बात आ जाती है वो आती है ये कि भाई अधिगम निर्योग्यता जो होगी वो क्या होगी। पहला सवाल नंबर 17 में अगर जाओगे तो आपके सामने ऑप्शन नंबर देखो, एक होता है मेरे बच्चे स्थिर अवस्था, एक होती है चर अवस्था। स्थिर पहले दो वर्ड समझ लेना, हिंदी में समझ, अंग्रेजी में पहले स्टैटिक। एक वर्ड होता है स्टैटिक होना और एक होता है डायनामिक होना। डायनेमिक होना, तो डायनेमिक का मतलब होता है, इसका मतलब वो जो चर होगा और ये क्या होगा, स्थिर होगा। कोई भी ऐसी चीज है ना स्थिर होना, मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी को सुधारा नहीं जा। स्टैटिक होता है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब उसमें कोई भी सुधार नहीं था, है ना, कोई सुधार नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं किया जा सकता। और डायनेमिक में क्या होगा, इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधार कर सकते हैं। तो इसका मतलब याद रखना, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम उसे सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे अगर होगा तो यहाँ पर ना क्या लिखा है, वेरिएबल। तो डायनामिक लिखा हो या वेरिएबल लिखा हो, दोनों ही बातें हमेशा क्या होगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या होती है, एक चर अवस्था होती है जिसमें हम सुधार सकते हैं। डन भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां तक आने के बाद आपके सामने जो नया सवाल आएगा वो है यहाँ कि द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, कि भैया आपको बताना है कि कौन सा समस्या समाधान में क्या है, मतलब सहायक नहीं है। मतलब कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो समस्या में मदद करेंगे उसके समाधान करने के लिए, एक ऐसा है जो किसी काम का नहीं होगा। तो नंबर 18 का आपको बताना है कि क्या होगा। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दो जल्दी। अब 18 में अगर जाएंगे तो देखो जरा क्या है। चलो बेटा अभी जो है यहीं चलने दो, जो जो अलग अलग क्लास आएगी वो भी मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। डन, यहां पर जवाब दो पहले तो आप। हाँ जी। अब आपने अगर इस सवाल पे जवाब लेने की कोशिश करी है तो इसको भी देख लेते हैं। नंबर 18 में अगर आप जाएंगे 18 का, तो 18 का जवाब क्या होगा भाई, ये आइड प्रॉब्लम को समझना ये जरूरी है, प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट देना, छोटे छोटे में चलो, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना और प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करना, आउटकम परिणामों की आशा। बेटा 18 नंबर में सीधा सीधा जो जवाब होगा, याद रखना अगर आपके देखें तो क्या होगा। अब आप ना कहना चाहते हैं ये
कि भाई समस्या समाधान की प्रक्रिया में समस्या की पहचान करना भी जरूरी है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना भी जरूरी है, और उसका आउटकम होगा ये भी होगा। लेकिन समस्या का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, क्योंकि समस्या तो समस्या ही है, सॉल्यूशन चंक करके दिया जाएगा तो सवाल का जवाब क्या होगा, नेगेटिव में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बाकी सारी चीजें हैं अलग जी। हाँ, अब कहते हैं शॉर्ट मैनेजेबल पार्ट में तो शॉर्ट है। अब याद रखना बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आ ही गई तो प्रॉब्लम कहना चाहिए व्हाट आर द, जब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, पहले पहचानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आउटकम देखते हैं, लेकिन ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम। अब अगर तुमने प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में भी तोड़ दिया तो प्रॉब्लम सोल्विंग हो ही गया ना। डन। चलो बी पोज आगे देखते हैं, आगे बढ़े। तो अगर आपने देखोगे यहाँ पर समस्या समाधान में तो हाँ विशेषण होता है ना। ये क्या विशेषण लिया है, इतनी बिंदी मत लिया करो पगलो। चलो आगे बढ़ो। डन। हाँ, तो बी जो है वो बिल्कुल क्या है बेटा, समस्या। एक काम, अच्छा एक काम करते हैं, चलो बताओ, है ना ये। अरे पगलो, एक काम करो, ये लो। ये बताओ इस शब्द का मतलब क्या है, ये जो है इसका मतलब बताओ, मीनिंग बताओ, ये क्या है, मीनिंग बताओ इसका क्या है। अरे बी कैसे हो गया अन्नू, आ गया तेरा भाई, चिंता क्यों माननी बेटा, है चिंता क्यों मान रही है, बताइए क्या लिखा हुआ है। हम्म। नहीं आया ना समझ में। अरे पगलो, अब समझ में नहीं आया तो एक बात बताओ, द फॉलोइंग आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ। अब तुम्हें जब ये समझ में नहीं आया तो इसको तुम बेटा पहले तो पहचानोगे कि समस्या है क्या। चलो भैया, अब तुम्हें जब पूरा समझ में नहीं आया तो इसको आधे टुकड़ों में क्या कर लोगे तुम। अरे टुकड़ों में करने का तो मतलब भी प्रॉब्लम सोल्विंग है ना। इसके बाद एक्सप्लोर कि भैया इसे कैसे सोल्व करेंगे। तुम जाओगे कि चलो एक काम करते हैं, गूगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एआई लगा लेते हैं, और उसके बाद भाई एंटीसिपेट कि इसका मतलब जो है ये कहीं ना कहीं किसी भाषा के कुछ ना कुछ शब्द होंगे। तो पगलो ये क्या है, चाइनीज भाषा में लिखा है गो टू हेल। क्या लिखा है चाइनीज भाषा में, गो टू हेल। आगे समझ में। तो अगर तुमने ब्रेक डाउन कर दिया प्रो, इसने कहा था फॉलोइंग आर द स्टेप्स जो होंगे, तो स्टेप में बेटा आइडेंटिटी भी होगा, एक्सप्लोर भी होगा, एंटीसिपेट ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा। आ गया। तुम्हें भी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना, दिक्कत मेरे साथ ही हो जाती है। चलो अब रेडी, आगे बढ़े। तो इसका मतलब जब प्रॉब्लम का पता ही नहीं है तो अरे प्रॉब्लम टूट गई तो सोल्व हो गई। अगर तुमने चंक करना तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, इसने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, सिर्फ एक को छोड़ के। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा ये गलत पढ़िया कहीं। टीचर, जो एक टीचर शुड, मुझे क्या होना चाहिए, एक टीचर को जो है वो क्या होना चाहिए। पहला, टीचर को होना चाहिए भैया वो कि शिक्षार्थियों द्वारा दी करी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल में लेना और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर, मतलब जो तुम गलती करोगे, जैसा जो तुम करोगे उस गलती पर क्या करना, तुम्हें बार बार डांटना पीटना करना, ये वाला काम। ये तो गलत हो गया भाई। तीसरा, जैसे अभी तुमने एक प्रॉब्लम आई, तुमने मुझसे पूछी तो मैं तुम्हें त्रुटि पे ध्यान, मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ना इस बात के साथ। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है उसे सफलता के माप के रूप में लाना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एक बच्चे को कि भैया जो बच्ची गलती करता है उसे क्या है, गिनते रहो बताते रहो यहाँ पर। तीसरा क्या कहता है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, मतलब जब बच्चा सवाल को बता रहा हो, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक। और व्याख्यान, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड ए फाउंडेशन नॉलेज, और फोकस करना चाहिए उस चीज पर कि भैया इसकी जानकारी क्या है, कितना इसे आता है कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम लोगों ने लिया है। अरे पगलो, क्या कभी टीचर लेक्चर पर फोकस करेगा, नहीं। बच्चे को अवॉइड करेगा, नहीं। बच्चे को ब्लंडर करने वाली बात पे टोक, नहीं। सीधी सी बात है, टीचर शुड नॉट, गलत जब वो पढ़ रहा होगा समझ रहा होगा तो उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे आपके सामने बताता हूं इस एग्जांपल का, मान लो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे टीचर ने कहा उठो और एक चैप्टर को पढ़ो, और चैप्टर को पढ़ने के दौरान तुमने उस वर्ड को क्या कर दिया, गलत पढ़ लिया। जैसे मैं भी, एक वर्ड है इंग्लिश का ELITE, और तुम्हें तुम्हारी कसम है पेपर की, वरना एक नंबर से फेल हो जाओगे 89 पे, याद रखना, झूठ ना बोलना। अब इस वर्ड को कितने लोग हैं जिन्होंने एलीट पढ़ा और जिन्होंने इलाइट पढ़ा, ई ला इट, एक तो ये पढ़ा और एक एलीट ये पढ़ा, ठीक है।
तो ये बताओ कितने लोगों ने, जितने लोगों ने इसे एलाइट पढ़ा वो एक दिल भेजेंगे, जिन्होंने इसे एलीट पढ़ा वो दो दिल भेजेंगे। भेजो जरा, समझ जाओ, तुम्हें आज ही समझा देते हैं। चलो बताओ। हाँ, तो अब तुम क्या करोगे? गलत। मैंने तो हिंदी पढ़ ली, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ लो बस। अब मेरे बच्चे, जितने लोगों ने इसे इलाइट पढ़ा ना तो वो गलत है, जितने लोगों ने इसे एलीट पढ़ा ना वो गलत है। लेकिन गलती क्या हुई समझो, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एलीट है। क्या है? एलीट सही है, एलाइट नहीं होता। बट हमारे बच्चों को अगर किसी ने पढ़ाया ही इस तरीके से है कि इंग्लिश के वर्ड को जोड़ने वाला, तो उसने अगर एलाइट पढ़ दिया और वो जब पढ़ रहा था उस पढ़ने के दौरान मैंने उसे टोक दिया, तो अगर मैं उसे पढ़ने के दौरान टोकूंगा तो उसका आगे का सारा रिदम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और अगर वो खराब हो जाएगा तो इसके अंदर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, जब बच्चा पढ़ रहा हो तो तब उसे टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो तो टोक दिया तो बच्चा अगली बार क्लास में खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे समझ में? नेक्स्ट। कैसा लगा? आया समझ में? तुमने लाइक कर दी वीडियो? है भैया? लाइक वाइक नहीं कर रहे तुम मेरे यार, क्या माल ही कर रहे हो बताओ भैया? पसंद ना आ रही है तुम्हें मेरी क्लास? बेटा ऐप पे भी क्लास चल रही है, कौन सा हो गया? क्या हो गया? रजनी कुमार काहे दुखी हो रही है बेटा? है ना सर, हमारे अंग्रेजी भी तो बड़ी मजबूत है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट आता है सवाल आपका। ओ हो, बड़ा सा सवाल हो गया भैया था। अब आपका, यहां आपके सामने जब आते हैं, अब आपके सामने जब आते हैं ये कहते हैं सीमा इज, मतलब सीमा जो है परीक्षा ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। मतलब हमारा बच्चा चाहता है कि ए प्लस आना चाहिए उसका ग्रेड। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा शुरू हो जाती है, वो नर्वस हो जाती है, पांव ठंडे पड़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसके उचित तरीके से उत्तर ना दे पाती। उसका कारण क्या? मतलब हमारी एक लड़की जिसका नाम है सीमा पहुंच जाती है क्लास में, बढ़िया चाहती है कि नंबर 1 आऊंगी, लेकिन अचानक से जाती है एग्जाम हॉल में, हो जाती है नर्वस, हाथ पैर हो जाते हैं ठंडे, दिल की धड़कन हो जाती है तेज, अचानक से आता है सवाल और हड़बड़ा जाती है। तो इसका रीजन क्या रहा होगा? इसका रीजन जो रहा होगा ये कि शायद वह अपने तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोच रही है, निरीक्षक शिक्षिका की ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं, अचानक से उसकी लाइफ में जो आया उसको सामना नहीं। भैया सीधी सीधी सी बात है, तुम्हारे साथ भी अगर होता होगा तो ना तो हम ये कह सकते कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ना हम ये कह सकते उसे रिजल्ट का डर है, ना हम उसे कह सकते कि मैडम आ गई। दिक्कत ये है कि वो एक एग्जाम का जो हॉल का जो इमोशंस होता है या एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस वजह से उसके हाथ पैर क्या हो गए? ठंडे हो गए। गया। नंबर 21, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जा रही है? कोग्निटिव वर्ब बतानी है जो यूज की गई है, कोग्निटिव वर्ब, दिमाग वाली बताओ। नंबर 21 संज्ञानात्मक। अच्छा, किसी को पता है संज्ञानात्मक क्रिया क्या होती है? क्या बताऊं? नंबर 21 21 का। हाँ, भावनाओं में बहगी। तुम लोगों के साथ भी होता होगा ना, ठीक है, तो चलता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 का मेरे बच्चे देखो, अगर आपने कहा कि जब आप किसी चीज को संज्ञाना, मतलब भैया सीधी बात है, संज्ञानात्मक क्रिया है होते हैं दिमाग। अच्छा एक बात बताओ, राम इज डैश गुड बॉय। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। इतनी अंग्रेजी तो होगी तुम्हारी सबकी। चलो बताओ क्या आएगा इस सवाल में जवाब? बताना जरा क्या आएगा। हम्म। आगे भाई। अब देखो यहां पर क्या कलेश हुआ, इसको पकड़ लेते हैं।
अब इसके क्लेश के साथ जो सबसे बड़ा जीवन तुम्हारे साथ आया, ए आएगा। आ गया। अब जैसे तुमने बताया ए, इसका मतलब बेटा तुम्हें जानकारी थी और तुमने कॉग्निटिव दिमाग लगाया, एनालिसिस किया। इसका मतलब पहले एक तो था आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, क्लासिफाई और डिस्क्राइब। तो अगर इसने कहा कि किसी चीज का एनालिसिस करना है, किसी चीज का विश्लेषण करना है, तो अगर आपके सामने नंबर आएगा, तो जैसे तुम्हें इस सवाल की जानकारी थी तो तुमने ये बोल दिया कि सर इसकी जानकारी थी, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चे इसीलिए जब आप कोग्निटिव में जाओगे तो यहां पर हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसको आप पहले, ब्लूम टेक्सोनोमी आता है। क्या आता है? ब्लूम टेक्सोनोमी। तो पहले क्या आएगा? नॉलेज आएगा, फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग, फिर क्या है? एप्लीकेशन, और फिर क्या आता है? तो एनालिसिस का मतलब होता है अंतर विश्लेषण। वैसे तो क्या होगा? विश्लेषण होगा, विश्लेषण होगा। विश्लेषण आप क्या करते हैं? जब चीजों में कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करेंगे तो उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हो? क्लासिफाई कर रहे हो। आप उसे क्या कर रहे हो? वर्गीकृत कर रहे हो। 21 का जवाब, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हो? अंतर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। उन दोनों में अंतर फाइंड आउट कर रहे हो कि भैया वर्ब आर यूज्ड इन फॉर्मेशन। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब बी लगाया वो एकदम क्या है? सही है। ठीक है, कि ज्ञान करना, प्रयोग देना, इस तरह। तो जब हो गया डिफरेंशिएट कर रहा है हमारा बच्चा, तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब आप दो। अच्छा एक काम करते हैं, मानो ये रहा एक और एग्जांपल, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी। मान लो तुमने कोई एक्स यूट्यूब चैनल से क्लास ली थी और आपने अध्ययन मंत्र से क्लास ली थी। आपने एक थ्योरी वहां पर पढ़ी थी, एक थ्योरी आपने क्या पढ़ ली, मान लो पियाजे यहां पढ़ ली, और एक पियाजे की थ्योरी आपने क्या पढ़ ली, यहां पढ़ ली। और जब पियाजे की थ्योरी आपकी समझ में मान लो यहां वाली आ गई, तो इसका मतलब तुमने एनालिसिस कर लिया कि मुझे यहाँ की पढ़ाई समझ में आ रही है। और अगर ये समझ में आ गई तो इसका मतलब तुमने क्या करना? डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए बुरा है। आ गया? डन भाई? चले आगे। इतना होने के बाद नया नंबर देखते हैं 22। राजेश जो है एक लोलुप पाठक है। लोलुप में तो वो केरियस रीडर है, जो चीजों को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ लेता है, जो चीजों को अपार्ट। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के रहते, प्राय पुस्तकालय जाता है, अलग अलग प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के पढ़ने के लिए अपनी शिक्षिका अथवा अभिभावक के द्वारा कभी कहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। उसके डैश के रूप में सर्वाधिक, मतलब एक बच्चा ऐसा है जो भैया किताबों से दूर प्रैक्टिकल ज्ञान रखता है। कोई मम्मी पापा को उसे कहने की जरूरत नहीं, पढ़ ला पढ़ ले पढ़ ले, वो पढ़ता रहता है। और पढ़ने के बाद आपके सामने वो कहना चाहता है कि भाई कभी भी उसको कोई शिकायत, मम्मी पापा पिटाई की जरूरत नहीं होती। तो वो किस प्रकार से क्या है, अपने लिए इस काम को कर रहा है। पहला, वो इस आधार पर सही है, नंबर 22 में वो इस आधार पर सही है कि वो बस फैक्ट देखता है। वो इस आधार पर सही है वो टीचर को मोटिवेट लर्नर है। वो इस आधार पर कि असेसमेंट है, या वो इस आधार पर है कि वो इंटरनली आंतरिक रूप से पढ़ने के लिए अभिप्रेरित है। उसे किसी को पढ़ाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा क्या कहता है? बस मैं पढ़ लूंगा और मैं खुद से इस काम को कर लूंगा। डन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि हमारे बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन प्री प्राइमरी क्लास के हैं, वो सेटिस्फाई, जब उन्हें कुछ काम दिया गया खुद से कर लो, सेटिस्फाई हैं। जब वो कहते हैं कि वो भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो ये जो हो रहा है उनका टेंशन में आना, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या रहा होगा? सवाल नंबर 23 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, उसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा? बताओ उसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा? हाँ जी। अब अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो और मजा आ जाएगा। अब मजा आया तो चलो देख लेते हैं क्या है। सवाल में जैसे ही ये आता है, सवाल में जैसे ही ये आता है नंबर 23, तो नंबर 23 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा? मेरे बच्चे ये है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो मजा आ गया, रोक दिया गया तो टेंशन हो गए। इसका मतलब उन्हें लगता है किसी ने उनकी उपेक्षा कर दी है। कक्षा में संबंध होने वाली बात, अव्यवस्था फैलने वाली बात, सख्ती वाली नहीं। उन्हें लगता है कि भाई क्या है कि उन्हें क्या कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 23 में जवाब जिसने ए दिया वो एकदम क्या है? बढ़िया।
बेहतरीन। आगे देखेंगे सवाल नंबर 24। मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को क्या है, मतलब अगर एक टीचर ये जानता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है तो ये क्या फायदा देगा, है ना। यहाँ अगर आपके सामने है कि मानव वृद्धि और विकास में ये है कि अगर एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, मतलब एक टीचर के लिए क्या फायदा है कि वो वृद्धि और विकास को समझ पाता है। पहला, आपने कहा कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों को नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जानना। सही बेटा, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना हमारे लिए हमेशा क्या होता है, गलत। शिक्षार्थियों को यह बताना है कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, चलो ठीक है, और निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को कराते रहना है। प्रैक्टिस नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पर इंप्रूव मिला, और जैसे इंप्रूव मिला होगा तुम्हारे दिल में धड़कन आई होगी कि सर जी इसका जवाब ये दे दो। बट पगलो याद रखना, अगर वृद्धि और विकास होगा तो हर बच्चे का वृद्धि विकास अलग अलग होता है, और याद रखना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो इसका मतलब हमारी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, सबको देखना, जानना, उस हिसाब से पढ़ाना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में सबसे जरूरी होगा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी बात सच्ची है, कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल क्या है, सच्ची है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ नंबर 25 में कि कौन सी ऐसी बात है जो सच्ची है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित, मतलब हमारा सीखना कभी भी सोशो कल्चर से प्रभावित नहीं होता। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तुम खुद ही सोचो मेरे बच्चे, सीटेट का जब एग्जाम आ जाता है तुम तैयार हो जाते हो, तो इसका अंदर फर्क तो पड़ता है। तीसरा कहते हैं स्टूडेंट लर्न ओनली इन सर्टेन, कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कभी कभी सीखते हैं किसी निश्चित अवस्था में, गलत। प्ले जो एक सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस होता है, खेलना जो है जिसमें आपके कॉग्निशन और वो भी चलता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। लास्ट कहता है क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंसंट्रेट कॉग्निट, मतलब शिक्षक द्वारा पूछना सवाल बच्चे के जीवन में क्या है, बाधक है, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर एक ही जवाब सही होगा कि जो खेलना होता है वो बच्चे के जीवन में क्या होता है, उससे उसका कॉग्निटिव लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल, सारी चीजें क्या है, बढ़ जाती हैं। इसीलिए बच्चे को खेलने से कभी भी रोका नहीं जाता। डन। आगे, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सी बात सही है। मतलब जो हम और आप हैं, हमारे और आपके बारे में अगर कोई पूछेगा कि भाई एनवायरनमेंट का रोल क्या है, वातावरण का रोल क्या है, आनुवंशिकता का रोल क्या है, तो नंबर 26 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, बढ़िया। अब देखो यहां तक अगर जवाब आ गया तो सवाल नंबर 26 में जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना, कुछ डी वाले आ गए, बहुत बढ़िया। डी वाले मैक्सिमम है, बहुत वाले। याद रखना, अगर एनवायरनमेंट ये कहता है कि समवयस्क और पितरक का सापेक्ष योगदान नहीं होता, अरे पगलो क्यों नहीं होता, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। भैया अभी तो सीखा था, माँ बाप से मिले गुण है आगे फायदा देंगी, हेरिडिटी वाला तुमने खुद बताया था। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचित नहीं होते, ये भी बात गलत है भैया, दोनों एक साथ चलते हैं तभी। अब देखो नंबर 26 को ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर तीसरा कहता है, पहला काट करे दूसरा भी समझो, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी, ये भी गलत है। और कहता है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक ही बच्चे के विकास में 50-50% है, ये भी। तो देखो पहली नजर में क्या हो जाएंगे, चारों को चारों क्या हो जाएंगे, गलत। पहली नजर में चारों के चारों क्या हो जाएंगे, गलत। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा कि कौन सी बात क्या है, सच है। देखो इसने कहा कि भाई जीन्स वाली जो बात है वो, साथ में क्या है, पियर्स लिख दिया। एक बात बताओ, तुम्हारे उसमें तुम्हारे दोस्तों का थोड़ी ना वो होगा। ये कहना चाहता है समवयस्क और पितरक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, मतलब पूरी तरीके से योग नहीं होता ये वाला। हाँ, इसका मतलब हम थोड़ा बहुत तो साथ दे सकते हैं लेकिन पूरी तरह साथ देंगे ये पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव नहीं, 50-50। एक बात और याद रखना बेटा, हेरिडिटी का रोल कम होता है, एनवायरनमेंट का रोल ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने अभी बताया था हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। अगर हेरिडिटी 10 होगा तो ये क्या होगा, 90 होगा। इस तरह लेके चलना बात को। तो याद रखना मेरे बच्चे, आपके सामने अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो 50-50 का कोई भी मतलब नहीं होता। यार ये रोल ही याद, अरे कोई है इधर, डन।
तो इसलिए उस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली बेटा आप कई बार ना सवाल के कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो तुम्हें फंसा लेंगे, इसलिए तुम्हें उसके डेप्थ में जाना होगा। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। हाँ, अब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आइडियल टीचर, बेटा मैंने गलत नहीं बताया, मैं तुझे बता रहा हूं इस सवाल में आधा सही आधा गलत अगर जाएगी तो इसने कहा था ये वाली, देख क्या लिख रहा है, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स इंजीन्स आर नॉट एडिटिव। मतलब ये तो कहा एडिटिव वाला, ये एडिटिव नहीं था, मल्टीप्लाई था। जब मैंने बोला था तुम्हें सिखाया तो था, ये क्या लिखा है, ऐड लिखा है। और मैंने क्या बोला था, हेरिडिटिव इनटू इन्वायरमेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई। आ गया याद। पहली नजर में तो बेटा ये सही लगेगा, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें आंसर चाहिए कि समझ चाहिए? तुम्हें आंसर चाहिए। अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो बेटा अभी तक मैं 26 नहीं 126वें सवाल पर होता, 26 नहीं 126वें सवाल पर होता। और अगर ये चीज है तो मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं आपको सिर्फ समझाऊं, ना कि आंसर पर करता रहूं। डन। तो बस समझ के साथ चलो यार आगे। नेक्स्ट आओ, समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, बताओ सोशलाइजेशन क्या होता है। अब देखो अगर सोशलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो सोशलाइजेशन के बारे में अगर देखेंगे तो हमारा कहता है समाजीकरण। बेटा समाजीकरण का मतलब अगर आपके सामने ये आ गया भाई यहाँ सोशलाइजेशन है, तो भैया सोशलाइजेशन का मतलब समाज में S4 क्या होता है, सोशल। समाज क्या होता है, सबसे पहले ही बात है ये क्या होगा, सामाजिक ही होगा। समाज में चीजें क्या होती हैं, ऑब्जर्व, आउटलुक, जो जैसा आप देखोगे समाज आपको वैसा ही दिखाई देगा। समाज में क्या होता है, कास्ट होती है। समाज में क्या होता है, जाति होगी। समाज में चीजें क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हो। अगर इंटरेक्शन अंत्यक्रिया नहीं करोगे तो समाज को समझ ही नहीं पाओगे। समाज में अगर अंत्यक्रिया करोगे तो समाज में अंत्यक्रिया करने के बाद समाज के रूल को, जो भी समाज के नियम होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। समाज ने जो नियम दे दिया उसे अपनाया जाता है। समाज के नियम को अपनाने के लिए इसका मतलब समाज के कुछ L4 क्या होते हैं, लो नियम होते हैं। समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिनके साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। समाज में जब ये शामिल हो जाते हो तो उस समाज में आपकी लाइफ क्या है, जिगजैग, कभी एक जैसी नहीं चलती, कभी आपको कोई पसंद कोई ऊपर नीचे चलती है। समाज की इस ऊपर नीचे वाली चीजों के साथ आप चीजों को एक्वायर करना शुरू, एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। जब समाज में आप रहते हैं तो समाज आपके साथ उन चीजों को क्या करता है, टोटलिटी में देखता है, आप समाज से अलग नहीं रहते। समाज में जब आप रहते हैं तो इसका मतलब समाज में आपके साथ चीजें क्या होती हैं, इनेक्ट होती हैं। जैसे अगर तो समाज में अगर आप देखेंगे तो समाज क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब समाज में अवलोकन देखने को मिलता है। समाज में अवलोकन होगा तो यही समाज आपका क्या करता है, नर्चर करता है, पोषण करता है, जिसे आप एनवायरनमेंट बोलते हो। बात समझ में आई, हाँ या ना? आया समझ में, हाँ या ना? डन। अब तुम कहोगे सर जी तुमने सोशलाइजेशन का क्या कर दिया, तो इसका मतलब सवाल नंबर मेरे जो 27 है, तो समाजीकरण का मेरे बच्चे सीधा सीधा सा बात है। समाजीकरण के क्या होते हैं, शिक्षक पढ़ाए गए संबंध बता रहा, मैंने नहीं बताया। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं, लेकिन बेटा लो बताया ना, नियम कायदे कानून मानदंड होगे नहीं होगे। और इस वजह से अगर देखेंगे तो सामाजिक मानदंडों में क्या है, परिवर्तन जी नहीं, जो समाज के नियम है उसको अपनाना, अनुकूलन करना। आगे समझ में बच्चे? डन। चलो अब देखो लिखा है ना यहाँ, सोशल नॉर्म को क्या करना, एडेप्ट करना। और हमने अपने उसमें क्या लिखा था, एडेप्टेशन है, ये रहा क्या लिखा था, एडेप्ट करना। आ गया। समाज के देखो नॉर्म्स आ रहे थे, कानून आ रहे थे, लॉ आ रहे थे, ये रहा। डन। बेटा कुछ लोगों को ना, एक बात, एक काम करते हैं, पहले आज एक चीज समझा देता हूं, आप में से क्या होगे। एक बात बताओ, जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे उस दिन तुम अपने दिमाग में क्या लेके जाओगे। मेरे बच्चे बैच जो होता है ना, मैंने कहा था, अब मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड करके, एक पढ़ा रहा हूँ मैं लाइव करके। मैंने तुमसे कई बार कहा रिकॉर्डेड के साथ वो भी रोहित वैद्यवान पढ़ा रहा है पगलो, और ये भी है मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मतलब तुम्हें अगर पढ़ने वाली बात, तुम में से प्याजे पढ़ना चाहते हो कि मेरी शक्ल देख के प्याजे पढ़ना चाहते हो, आज बता दो।
तो मेरे से शक्ल देख के भेजना चाहते हो कि शक्ल देख के पे आ जाए? अगर ऐसा है तो कुछ चीजें बेटा लाइव होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड होती हैं, और अगर किसी को लग रहा है इस बात के साथ तो फिर मैं लाइव ले लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यार पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं ना। तुम्हें लगता है कि हर चीज का ऐसा थोड़े ना, मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं। तुम लोग ना बड़े हो गया और तुम इतने समझदार हो गए कि मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारे मेरे बच्चे ही है ना। हाँ, अब आप देखो क्लास में जब देखोगे, क्लास भरी पूरा दिन तुम क्लास लेते रहते हो। डन। आगे बढ़ जाए हम। हाँ, और एक बात और बताऊं, और मेरी तो क्लास में मेरे बच्चे, अगर किसी को मेरी क्लास में डाउट आ जाए तो मैं तो पढ़ाना छोड़ दूं यार। हाँ, टोटल टॉपिक का मैराथन करा दूंगा, अभी टाइम लगो, अभी आराम से पढ़ लो, जब मैराथन लगेगी मैं तब मैराथन करा दूंगा। डन। बेटा कोई नहीं, बहुत लोगों ने पेड कोर्स लिया है। ठीक है, इसको बताओ पहले, इसे पूछेगी ये वाला, भगवान इसकी कोई ये कहे कि मेरी रोटी किसी और ने खाया है? अरे पगली, अपनी रोटी अपना आप ही तो खाएगी। है। डन। करें आगे। पगले से चलो, मैं पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे के साथ। अब देखो सोशलाइजेशन जब पढ़ा है, ये देखो सोशलाइजेशन, सोशल लर्निंग में क्या होगा भैया? चाइल्डहुड भी है, एडोलसेंस भी है, एडल्टहुड भी है, ओल्ड एज भी है। शुरू में पहले परिवार मिला, उसके बाद दोस्त मिले, फिर स्कूल मिला, फिर बिलोंगिंग प्यार मिला, फिर डिसिप्लिन बना, मीडिया मिली, धर्म मिला, मोरल गाइडेंस मिला, जिन्हें से निकल लोगे। तो इसका मतलब भैया सोशलाइजेशन तो शुरू से लेके आखिरी तक आपके जीवन में क्या है? चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नेक्स्ट आओ। एक पीटी, अरे अभी ना मेरी पोर्टल में क्लास है सीटेट वालों के साथ ना, पोर्टल में मेरी क्लास है, शायद आज ना एक स्पेशल क्लास है, अभी चलेगी। इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है? चलो वहां मिलेंगे तुमसे, यहाँ जवाब दो। हम्म। अब आपने यहाँ पर जो सवाल किया, नहीं, एक पीटी खेल शिक्षक जो है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक बाधक है? मतलब एक पीटी का टीचर है, अपने बच्चों की फील्डिंग क्या है सुधारना चाहता है, जैसे तुम मेरे स्टूडेंट हो और मुझे तुम्हारी क्या है पढ़ाई को सुधारना है। तो अगर ये सुधारना है तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होगी? बताओ भाई। मेरे को लग रहा है बेटा तुम थक लिए 1 घंटे से ज्यादा ना, 2 सवाल और करो, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। चलो यहाँ जवाब दो। बेटा संस्कृत हमने इस बार दी नहीं, इसलिए नहीं चल रही। कुछ नहीं होता बेटा पोर्टल। आ जाओ आ जाओ। चलो, नंबर 28। 28 में अगर होगा तो भैया सीधी सी बात है, 28 में जो जवाब होगा वो क्या होगा? अब ऐसा है कि शिक्षार्थियों के यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके लिए क्या है, किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे का तर्क दे देना। पहले तो उसे बताना, अरे फील्डिंग सिखा रहा है तो बातों से कैसे काम चलेगा? फील्डिंग सिखा रहे तो लॉजिक से कैसे काम चलेगा? फील्डिंग चला रहे तो बच्चे क्या है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे शिक्षार्थियों की क्षेत्र रक्षण का अधिक से, अरे पगलो फील्डिंग के तो अलग से अलग क्या करेगा, अभ्यास कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा होगी प्रैक्टिस उतना ज्यादा। अब देखो एक बच्चा जो है ना, शालू यादव कह रही ऑब्जर्व करना, है ना, एक कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ जो लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना, तो अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो फिर तो सवालों का जवाब गड़बड़ ही होगा ना। और अगर गड़बड़ होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार सवालों को देखो, समझो, जानो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 का जो जवाब होगा ऑप्शन है, ये कहना है कि डेमोन्स्ट्रेट करना फील्डिंग वाइल, अरे पगलो उन्हें सिखाना है तो फील्डिंग, जो कभी गौतम गंभीर को फील्डिंग करते हुए देखोगे, फील्डिंग करवाएगा बहुत से, तो इसका मतलब गौतम गंभीर सबसे फील्डिंग करवा रहे हैं, कर नहीं रहे। नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने पर अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैसे। नंबर 29 का जवाब दो, सवाल नंबर 29 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। चलो भैया, अब देखो सवाल नंबर जो 29 है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, अब उसमें क्या जवाब होगा?
29 मेरे बच्चे सीधा सीधा कहना चाह रहा है यहां पर आपके सामने जी। 29 भाई अगर मदद करना चाहती है, अनेक दृष्टिकोण दिखा रही है। जैसे मैं आज की क्लास में तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि देखो पढ़ने के कितने तरीके हैं, पढ़ना कैसे कैसे करना है, हर सवाल का जवाब दिखाना, हर सवाल के बारे में जानकारी देना, ताकि आप उसके एक पर्सपेक्टिव नहीं कई पर्सपेक्टिव के साथ जी। चलो बेटा, संस्कृत का जो था सिलेबस में, हमने संस्कृत ना अपने बैच में इस बार ऐड नहीं करी थी, रिकॉर्डेड में करी थी, वो रिकॉर्डेड में मिल रही होगी तुम लोगों को। यहाँ ध्यान दो। तो सवाल अगर आपके सामने यहाँ पर आएगा तो नंबर 29 में सीधा जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। बहुत बढ़िया। आप उसे कह रहे संक्रियाकरण, मतलब आपसे ऑपरेशनल। अरे पगलो, अगर वो बच्चे क्या करेंगे, देखो अनेक दृष्टिकोण सराहना कर रही है, अलग अलग समूह में एक वाद विवाद करा रही है, अवसर उपलब्ध करा रही है, वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य है। पगलो, जहां वाइगोत्स्की आएगा वहां अंत्यकरण आएगा, इंटरनलाइज, ये रहा इंटर इंटर इंटर। कई बार बोला एक वर्ड होता है इंट्रा, अगर इंट्रा लिखा है तो समझ लेना ये किसके है? प्याजे के लिए। किसके लिए? प्याजे के लिए। और अगर लिखा है वहां पर आपके सामने क्या है? इंटर, तो याद रखना उसका मतलब क्या होगा? वाइगोत्स्की के लिए। तो दिमाग में लगा के चलना। सवाल का जवाब सीधा सीधा गलत कर दिए, तो 29 का जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक और गलत हो गया। चलो बाकी सी वाले पता नहीं कहां से ऑपरेशन करवा रहे थे, वो मतलब भगवान ही जाने उनको ऑपरेशन करना। अरुण, अरुण, नंबर 30 का जवाब दो, नंबर 30 का जवाब जल्दी। और उसको क्या? सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए गए वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगी, तो इसे आप क्या बोलेंगे? अब देखो एक बात के साथ यहां पर ड्रॉपर बैच में, रुको मैं एक बार बुला रहा हूँ, रुको रुको रुको, तुम ना ऐसे काम चलाओगे मेरा, बुला दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब आपके सामने यहाँ सर 29 के अभ्यास को नेगेटिव वर्ड्स है ना? हाँ, तुम सीख लेना इस वाली बात। अभ्यास कहाँ लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है अभ्यास? वाह, तुम्हारा भी अलग ही चल रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इतने भी मत याद करो। सवाल आपके सामने है यहाँ, तो नंबर आपको देना है 30 का। नंबर 30। ये बच्चे कुछ मैथ पेडागोजी का कुछ क्लास का क्या सीन है इनका? अभी फिर क्या और क्या चीज है क्लास का? एक बार दिखाना मेरे को, निकाल कर इसको। ठीक है, अभी बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो। सवाल नंबर 30 का अगर आप जवाब दोगे तो 30 में क्या होगा भैया? 30 में क्या रहा? अब बात, अरे 28 में कौन सा अभ्यास हो गया? ओ कलेटो, ओ रुक जाओ, मान जाओ, पिटूआ बहुत तुम्हें पकड़ के, पता नहीं कौन तुम्हें टैग वर्ड पढ़ा देता है यार। तुम्हारे जीवन में भगवान कसम पढ़ाई समझ की जगह ना तुम्हें सिर्फ रट्टाफिकेशन आ गया। अरे पगले, अभ्यास कहां से पढ़ गया बेटा? बताना जरा, पहले बताइए अभ्यास कहां से पढ़ गया है? किसने बताया अभ्यास नकारात्मक है, नेगेटिव वर्ड है? पक्की बात है, मैं समझ गया तुम्हारे, तुम ये पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े ना। अरे तुम ऐसे बताओ, एक नंबर 89 पे फेल हो गए तुम लोग, एक नंबर के पागल आदमी हो तुम लोग, कोई भी कहीं भी से पढ़ जाते हो यार, कुछ भी। पहले तो तुम लोगों ने टैग वर्ड पढ़ पढ़ के अपने जीवन के बिल्कुल नरक बना लिया। अरे पगलो, प्रैक्टिस होती है, स्पोर्ट्स में अगर जाओगे तो फील्डिंग की प्रैक्टिस करोगे, देख के कैच आ गई तुम्हारे, कैच आएगी, हाथ तुमने उठाए नहीं, कैच, अरे कैच आएगी, छाती पे लगेगी, यहां लगेगी, नाक पे, तुम्हारे जीवन से ऊपर निकल जाओगे। तो जब फील्डिंग करोगे तो फील्डिंग में प्रैक्टिस तो करोगे, फील्डिंग प्रैक्टिस ही होती है। पागल एक नंबर के, है कुछ ही पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आ जाते हो यार। अब तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया नहीं कि आप अभ्यास तुम मेरे पर करोगे, तो वहीं पढ़ लो, फिर मेरे पास क्यों पढ़ने आए? और तुम्हें भी नहीं, मजे यहां भी लेने, मजे वहां भी लेने, कहीं और भी आ गया हो। पता नहीं कहां से नेगेटिव नेगेटिव पढ़ आए। मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, जिस दिन पढ़ाऊं उस दिन देख लियो। चलो, अब सीता ने हाथ, अब ये सीता को जैसे हाथ चावल, हाथ उससे दाल चावल खाए, बेचारे ने हाथ से सिखाए, हाथ से उसने सीख लिए। तो जिस बच्चे ने को जैसा सिखाएगा उस बच्चन ने वैसा ही कर लिया, तो भैया उसने इसका मतलब एसिमिलेट कर दिया। कोई भी जीवन में ऐसी चीज जिसको जैसी सिखाई गई वैसी सीख ली। जैसे तुम्हें किसी ने बता दिया
कि अभ्यास नकारात्मक है, तुमने अभ्यास में नकारात्मक लगा दिया। अरे पगलो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, भेजा लगाओ, कुछ तो कुछ लगाओ कि भैया फील्डिंग में अभ्यास ही करना पड़ेगा। सर जी 28 में तो अभ्यास लग गया। हप, इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, मैंने प्रैक्टिस नेगेटिव बोला कि ये नहीं बोला कि हर सेंटेंस में प्रैक्टिस नेगेटिव होगा। प्रैक्टिस करना मतलब किसी चीज को लगातार रिपीट करना, लेकिन जो जिसके लिए बना। अब मैथ की प्रैक्टिस होती है, मैथ की क्या होगी? प्रैक्टिस, लेकिन हिंदी की अंडरस्टैंडिंग होती है। आगे सवाल, 30 सवाल पूरे, आगे बढ़े या आज के लिए इतना ही? क्या बोलते हो, कंटिन्यू या इतना ही? जैसा तुम बोलोगे पढ़ाना आगे तो पढ़ेंगे। हाँ, जैसा तुम बोलोगे वैसा करेंगे। क्या बोलते हो, आगे बढ़े? कंटिन्यू, चलो फिर आओ। हाँ, अब देखो 30 का तुमने एडेप्टेशन पढ़ा होगा, तो नंबर 30 में जितने भी लोगों ने एडेप्टेशन पढ़ा हो सारे के सारे गलत होंगे। तो अगला एडेप्टेशन, बेटा एडेप्टेशन आता है, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक एसिमिलेशन, एक एकोमोडेशन। किसी चीज को अपनाने के दो तरीके, एज इट इज वाला एसिमिलेशन, मॉडिफाई। प्याजे की क्लास में देख लेना। नेक्स्ट। अच्छा, किसी अभी कोई दूसरी भी क्लास है क्या तुम्हारी? इसके बाद कोई क्लास है क्या? क्या हो गया, क्यों बढ़ाया? ले आ। मेरे बाद कोई क्लास है क्या अभी रिसेंटली? जल्दी बताओ। बहुत बड़े बेटा बी दिया, जिन्होंने बी दिया उनके लिए सेंटा क्लोज वाली किसी। हाँ, चलो अच्छा, गजेंद्र सर की है। तो एक काम करते हैं, दो क्लास होगी, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे तब तक। अच्छा, मेरी क्लास के लिए भाई कोई पर्टिकुलर टाइमिंग अभी फिक्स नहीं हुआ। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को जब भी धनवंतरा वाले क्लास देते हैं मैं तुम्हारी क्लास ले लेता हूँ। तो इसलिए मेरी क्लास का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ, जैसे वो फिक्स होगा मैं बता दूंगा। फिलहाल 7 का किस टाइम का, बाकी मैं एक बार पोर्टल वाले बच्चों के साथ मेरी क्लास है तब मिलते हैं, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, ध्यान रखो। अभी मैं क्लास को देखता हूँ, हो सकता है शाम को 7 बजे दोबारा करा दूं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।